नमस्ते मित्रों, नमस्ते। चैनल वी आर आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एक संवाद में, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे भोपाल स्थित एक वरिष्ठ कलाकार जिन्होंने स्कल्पटिंग की दुनिया में अपनी एक विशेष स्थान, एक विशेष कला साधना द्वारा उन्होंने अपना एक वजूद, अपना एक पहचान बनाया है उसमें। तो इट्स अनिल कुमार, जो बेसिकली ग्वालियर के हैं एंड आजकल पास्ट रिसेंट इयर्स में ही इज बेस्ड इन भोपाल एंड ही हैज बीन वर्किंग देयर। सो लेट अस टॉक टू हिम, उनसे बात करेंगे एंड जानना चाहेंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज थॉट प्रोसेस, उनकी फिलॉसफी क्या है, उनकी सोच क्या है। अ वार्म वेलकम अनिल कुमार जी, चैनल वी आर आर्टिस्ट में आपका स्वागत है। नमस्ते वसंत राव जी। दादा, आप तो बेसिकली ग्वालियर से हैं एंड रिसेंट पास्ट में आप या काफी कुछ सालों से आप भोपाल बेस्ड है। आप भोपाल में रह के काम, भोपाल एक ऐसी लास्ट 12 इयर्स से मैं भोपाल में 12-13 इयर्स या एंड मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि कला क्षेत्र के लिए भोपाल एक विशेष तीर्थ क्षेत्र जैसा, मतलब इट्स अ वेरी वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट प्लेसेस फॉर आर्ट। काफी बड़े बड़े दिग्गज, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दैट पर्टिकुलर एरिया में ही वो उस हवा, उस पानी में ही शायद बहुत कुछ है, जादू है, समथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। दादा, आपकी स्कल्पटिंग में आप इतने साल से कर रहे हैं, मेरे दो सवाल, जब आपकी कलाकृति देखता हूं तो दो सवाल पहले मेरा है। फर्स्ट थिंग इज, काफी साल पहले जब आपने स्कल्पटिंग शुरू की, उसमें ज्यादातर से यूजुअली लोग 2D पे, मतलब पेंटिंग पे जाते, कैनवस या पेपर में। आपको क्या प्रेरणा कर गई कि आपको वो नहीं, आपको स्कल्पटिंग में समथिंग 3D, समथिंग, एक इतना बड़ा पत्थर लेके आपको उसको काटना कूटना है एंड उसमें एक बनाना है, उसमें आप वहां से शुरू करते दादा। वो क्या टर्निंग पॉइंट या क्या चीज थी जिसने आपको वहां से लेकर यहाँ तक, मतलब स्कल्पटिंग पे? देखिए, मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि मेरे फादर जो हैं वो वैसे बेसिकली ही वाज पेंटर, बट लेकिन हमारे घर में जो है मेरे ग्रैंडफादर और उनके मतलब फोर फादर्स के जमाने से जो है वो ये जो सिंधिया फैमिली में जो वो जो घोड़े हाथी के जो बड़े बड़े ऑर्नामेंट्स होते थे ना, वो जो हाथी के ऊपर रखना, जिसको पौधा वगैरह बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। तो मेरे ग्रैंडफादर वो काम जो है सिल्वर में किया करते थे घर में हमारा, मतलब वो ट्रेडिशनल, मतलब मेरे ग्रैंडफादर जो है वो मास्टर क्राफ्टमैन फैमिली से बिलोंग करते थे एक तरह से। और सिल्वर के, और उस पर वो पूरी गोल्ड की पॉलिश होती थी, और वो जो ऑर्नामेंट्स घोड़े के और उनके जो स्पेशली बड़े बड़े साइज के बनाए जाते थे सिल्वर शीट को जो है वो रिपोज करके, जो एम्बॉसिंग भी जिसे कहते हैं, जैसे वो काम हमारे घर में बहुत पहले से होता आया है। तो मैंने अपने घर में जो है वो शुरू से वो होता हुआ आया था, देखा है उसे सारा। और बचपन से वही सब चलता था, वहाँ ठोका पीटी का काम जिसे कहें, वो घर में बचपन से मैंने देखा है। तो मेरे जब खेलने में भी, जब यहाँ काम चलता था, मेरे फादर जहाँ काम करते थे, वहाँ खेलने में भी जो है वो हथौड़ी ही हाथ में शुरू से बचपन से आई, ऐसा मुझे याद आता है। तो वो एक हैमर चलाना मेरे, मतलब समझ लीजिए एक तरह से खून में आ गया। और पेंटिंग की तरफ मेरा, मतलब फादर मेरे पेंटिंग करते थे, उन्होंने जेजे स्कूल से पढ़ाई की, फिर उसके बाद वो करते स्कल्पटिंग भी थे और पेंटिंग भी करते, दोनों ही करते थे। अच्छा, जेजे के एक स्टूडेंट है, बहुत पहले बैच के? अरे बहुत बड़ा, मेरे फादर जो है वो जेजे स्कूल में पढ़ाई करते थे, और घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर टीसी थे। सोचिए आप, 3 साल वहां रह के रेलवे में काम किया, बाद में सिंधिया रेलवे बनी तो वो ग्वालियर ट्रांसफर होके आए थे, और फिर उन्होंने रेलवे छोड़ के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर मध्य प्रदेश ज्वाइन किया था, जो है मतलब उस समय जब पहला स्टेट एकेडमी बना मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश कला परिषद बना था, उसके वो ही वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी। कौन सी साल की बात थी ये तो 1950s की बात है सर, जो है वो 50s। मतलब मेरा बर्थ 61 में हुआ है। ये मेरे से पहले से भी सब किस्सा है। तो इस तरह से जो है वो मेरे स्कल्पटिंग की शुरुआत हुई, और शुरुआत वहीं से है, मतलब जो है।
तो पेंटिंग की तरफ मेरा ध्यान इंटरेस्ट कम ही रहा शुरू से। और मेरे को ड्राइंग वाइंग कभी कभी कॉलेज में जाते थे, कॉलेज में पढ़ाई की है मैंने, तो डिप्लोमा किया स्कल्पचर में, तो वहाँ थोड़ा बहुत ड्राइंग वाइंग का काम हुआ है। लेकिन नॉर्मली मैं स्कल्पटिंग शुरू से किया। पहले वुड कार्विंग करता था, फिर जो घर में हमारा ट्रेडिशनल काम होता था वो मेटल रिपोजी का काम जो है उस पर मैं अपना काम करता था। देन फिर धीरे से स्टोन पर जब कोर्स हुआ स्कल्पचर का पूरा, तो स्टोन कार्विंग भी थी हमारे कोर्स में, तो फिर वहां से जो है स्टोन कार्विंग शुरू हुई, तो रेगुलर चल रहा है। तो आपकी फैमिली में जो थी वो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स या ऑर्नामेंटल आर्ट फॉर्म्स की शुरुआत या वातावरण थी वहां पे? हाँ, करेक्ट। लेकिन आप वहां से बढ़ते बढ़ते अभी का आपका जो स्टोन स्कल्पटिंग का है वो काफी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स है। हाँ। तो पहली बात मैं ये जानना चाहूंगा कि व्हाट इज योर डेफिनेशन, आप एब्स्ट्रैक्ट को क्या, फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं सबसे यही पूछता हूं या ऐसी चर्चा करता हूं इसमें, मुझे लगता है कि अमूर्त शब्द जो है उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है, जो एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, वो उतना सही ट्रांसलेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जो हमारी देवनागरी में या हमारी संस्कृत में या हमारी भारतीय उसकी जो व्याख्या है अमूर्त की, दैट इज अनंत, समथिंग विच इज लाइक अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है उसकी। एंड उसमें इट्स अ वेरी पावरफुल ब्रैकेट ऐसा। तो आपकी व्याख्या क्या है? क्योंकि इतना बड़ा पत्थर को लेके आप 3D में आप इतना फॉर्म्स के साथ खेलना उसमें एंड उसको इमेजिन, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अमूर्त आपके हिसाब से? देखिए मेरे ख्याल में तो देखिए जो कुछ भी हमको दिखता है वो सब मूर्तीय है, मूर्त ही है। अमूर्त कुछ भी नहीं है जिसे हम कहें। अमूर्त अगर जिसे कहें तो हवा है जो हमें दिखती नहीं है। आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे? समझ गया। अमूर्त, आप जितना जो कुछ भी हमें सामने दिख रहा है वो सब मूर्त ही है, अमूर्त कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो सब आपको 3D में है, तो 3D एवरीथिंग इज इन 3D, वो हर चीज मूर्त ही है। जो मूर्ति है, अगर आजकल असल में डेफिनेशन हो गई है कि जो फिगरेटिव नहीं है उसे लोग कहने लगते हैं कि ये अमूर्त है। मतलब अमूर्त से मीन्स उनका मतलब कुछ और ही लोगों ने निकाल लिया है। जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, इवन एक दरवाजा है, कोई एक खिड़की है, कोई एक चेयर है, ये सब अमूर्त ही तो है। लेकिन उसे एक जो देखने में हमने जिस आकार को ग्रहण कर लिया है वो कुर्सी है या चेयर जिसे कहे, या जो रिकॉग्नाइज करता है, उस फॉर्म को रिकॉग्नाइज करता है, वो खुद ही रिकॉग्नाइज कर देता है कि हम ये हैं। तो अब वो हमें सिर्फ पहचानने की बात होती है कि हम इसे पहचाने कि ये क्या है और हम इसे क्या सोच रहे हैं, इसको देख के क्या महसूस कर रहे हैं ये देख के। ये तब इस चीज को हम, इसलिए जो आप कह रहे हैं वही बात ठीक, बिल्कुल ठीक है कि एब्स्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है सब जो है वो मूर्त है। ट्रू। उसमें आपकी कलाकृति, आपकी जो मैं फॉर्म्स देखता हूँ वो काफी सर्कुलर फॉर्म से तो वो क्या चीज है? आई मीन ये सर्कुलर फॉर्म की प्रेरणा कहाँ से, एंड उसको क्या करना चाहते हैं आप? आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं? आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके स्कल्पचर में? देखिए मेरा ऐसा कुछ मेरा इरादा नहीं है कि मैं कुछ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। लेकिन हमारे जो मैं रिसेंटली जो काम कर रहा हूँ वो कुछ हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं जिनको अपन कहेंगे कि ट्रेडिशनल ग्राइंडर्स कहो, या जिनको ये कहो कि भाई दो एलिमेंट है उसमें। हमको शुरुआत भी जब हमारी किसी भी, जैसे हमारे प्रिमिटिव एज से भी जब शुरू हुई थी, तो एक छोटे से एक पत्थर को लेकर दूसरे पत्थर पर रगड़ने से जो है वो अग्नि प्रज्वलित हुई जो है। और उसके बाद फिर उसी एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर रगड़ने से जो है वो बहुत सारी चीजें, देखिए हमारे मतलब स्पर्श से कहो या घर्षण से कहो या संघर्ष से कहो, वो सब चीजें जो है जिस तरीके से शुरू हुई है, हम हमारे खाने, जिस तरह से हम घर में हमारे खाने पीने के लिए हम कूटने पीसने के लिए जो हम चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे आटा पीसने के लिए चक्किया करते थे, कुछ चटनी पीसने के लिए जो हम तमाम जिस तरह के ग्राइंडर्स या खरड़ का है या दवाइयाँ पीसने के लिए इस तरह से करते, तो उसमें हर जगह वो उसमें भी देखिए आप 2 एलिमेंट हैं जो है वो, एक नीचे बेस जिसमें, और जैसे एक कहे पिस्टल या एक मोटार वाला जो एक
फॉर्म है, दो चीजों उनको लेके मैं, तो अभी जिन दिनों जो आप सर्कुलर फॉर्म देख रहे हैं मेरा, मैं उसको चक्की को लेकर जो है मेरा एक बेसिक फॉर्म उसका है, उसको मैं अपने तरीके से बहुत मेरे जो दिमाग में आ रहा है मैं उसको अलग अलग तरीके से बना रहा हूँ। और उसके पीछे फिर उसके साथ कुछ चीजें और मैंने जोड़ी हैं कि 2 चकिया के पार्ट को मामला है चकिया का, तो देखिए 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना पोए जो कबीर का दोहा है उसको भी मैंने साथ लेके चला हूँ अपने। तो ये इस तरह का मेरा जो है अभी आइडिया ये मेरा चल रहा है अभी। तो मतलब इसी को मैं अभी कंटिन्यू है, और इसमें बहुत सारे फॉर्म्स अभी मेरे पास आ रहे हैं, मेरे दिमाग में आ रहे हैं, तो मैं उसे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। दादा मैं काफी कलाकारों से बात करता हूँ तो कहते हैं कि वो कुछ कहना चाहते हैं या कुछ खोज कर रहे हैं या कुछ उसको डिस्कवर कर रहे हैं या एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं उनके कलाकृति में, वट एवर दे आर डूइंग ऐसा। एंड इस पूरे प्रक्रिया में, प्रोसेस में अनेक सवाल उठते हैं उनके दिल में, उनके दिमाग में, एंड उस खोज में आपकी क्या अनुभव रही इसमें? आप मतलब क्या सवाल है आपके, क्या आप क्या ढूंढ रहे हैं, क्या एक्सप्रेस, क्या बोलना चाहते हैं, क्या उसको या क्या डिस्कवर करना चाहते हैं? ऐसा कुछ प्रोसेस आपके इसमें आता है या ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे उसमें? नहीं, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में तो अभी तक इस तरह से नहीं आया है कि मैं कोई किसी तरह की खोज करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं जो अपने ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं उन्हीं को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से मेरे मन में जो डिजाइन्स आते हैं या उन डिजाइन्स को लेके मैं अपने फॉर्म्स को क्रिएट करता हूँ, और उनमें क्या खूबसूरती आ सकती है उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। और बस यही है मेरा कि मैं अलग अलग तरीके से उनको डिपिक्ट करना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ बहुत कुछ उसके पीछे बहुत सारा कुछ फिलॉसफी दिखा के कुछ बताना चाहता हूँ, ये मेरे दिमाग में इस तरह से कुछ भी नहीं है। हाँ है, वो जरूरी भी नहीं है उसमें। हाँ, क्योंकि कला एक सिंपल चीज भी हो सकती है, एक हाँ, सिंपल बहुत मैं, और जितना सिंप्लीफाइड वे में मैं मेरे फॉर्म्स का एक खास बात जो है वो मैं आपको बताऊं कि उसको सिंप्लीफिकेशन जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूं, ताकि आदमी को देखने में जो है वो ज्यादा अपना मतलब जिसे उसको अपना दिमाग को ज्यादा खर्च ना करना पड़े, मतलब उसे उतने सिंपली वे में देखिए आप, सिंप्लीफाइड है और बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, ये एक मेरा ये उसमें होता है। हमारे देश की अगर स्कल्पटिंग में या स्कल्पचर में अगर हम इतिहास खोदते जाएंगे तो बहुत प्राचीन तक जाएगा, जहाँ पे एक मूर्ति से लेकर एक बड़ी से अलग अलग कथाओं का ये आप स्कल्पचर्स को देखिए, बड़े बड़े टेम्पल्स, मंदिर या जो देखिए प्राचीन भारत में, वहां पे इतने सारे उन्होंने एक पत्थर को तोड़ तोड़ के बनाया हुआ है इसमें। सो हर प्रदेश में, हर देश में, आई मीन हर हर थोड़े गांव, शहर, राज्य उस वक्त जो भी थे उसमें बड़े बड़े मूर्तियां हो या स्कल्पचर की बहुत बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स, टेस्टिमोनियल्स है हमारे पास। एंड मुझे ऐसा लगता है कि पेंटिंग्स काफी देर से आई है स्कल्पचर से। स्कल्पचर इतनी प्राचीन विरासत जो हमारे पास है उसकी कंपेयर में आज के तारीख पे अगर हम देखें तो स्कल्पचर्स के लिए वो आइडियाज हो, इंस्पिरेशंस हो या कलाकार हो, क्या वो कम है? ऐसा लगता है कि उसमें आपको क्या लगता है कि आर दे लेस इन नंबर? तो ऐसा क्यों है? व्हाई स्कल्पचर्स काफी कम है एंड काफी चैलेंजिंग भी, ऐसा मुझे कभी कभी थोड़ा ये लगता है। आपका क्या ख्याल है इसमें? नहीं, देखिए वो जो हमारा पुराना सब एंशियंट और मतलब जैसे क्या है हमारे आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो सब हैं, तो देखिए वो तो बहुत ही मतलब बड़ा सब कुछ मामला है। और जितना हमारा स्कल्पचर का जितना काम हमारे इंडिया में हुआ है, इंडिया में हुआ है, उतना तो कहीं और भी किसी और कंट्री में शायद हुआ होगा, डेफिनेटली ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारा रिच ट्रेडिशन हमारे यहाँ रही है, इतने खासतौर से स्टोन कार्विंग की जो ट्रेडिशन है वो इतनी रिच है कि एलोरा और जैसे टेम्पल जो है उसके लिए उसके कितना बड़ा उदाहरण है, सब चीजें हैं।
उसको हम यूं कहें कि अब आज के वैल्यूज के हिसाब से आप उसे कहें कि लोग कम कर रहे हैं, स्कल्पचर कम की तरफ ध्यान लोगों का कम है, तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ये स्कल्पचर जो है बड़ा स्किल का काम है। और पहले तो लोग, मैं आर्ट स्कूल्स में भी मैं देखता था कि काफी स्टोन कार्विंग होती थी, लेकिन आजकल जो है वो सीधा सीधा स्टोन कार्विंग कम करते हैं। मतलब एक फाइनल ईयर में एक स्टोन का एक स्कल्पचर करेंगे और बाकी फाइबर ग्लास के 5 करेंगे, पीओ प्लास्टर ऑफ पेरिस में 20 करेंगे। ये इतना एकदम से इतना गया। लोग आजकल शॉर्टकट की तरफ बहुत जा रहे हैं कि जल्दी से सब कुछ मिल जाए और जल्दी से सब कर लें। इसलिए जो है वो हमारे कॉन्टेम्परेरी फील्ड में स्कल्पचर स्टोन कार्विंग करने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं, जो है वो। और लेकिन इसको प्रमोट करने वाले कुछ लोग हमारे इंडिया में अभी इतने अच्छे हैं कि वो सिर्फ स्टोन कार्विंग को ही प्रमोट कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो है हमारे इतने बड़े बड़े सिम्पोजियम्स आज ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, और जिसमें आपको समझ में आएगा कि हमारे यहाँ उतने ही बड़े बड़े स्कल्पचर भी लोग आजकल कर रहे हैं। तो काफी काम हो रहा है स्कल्पचर में उस तरह से, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो रहा है, बड़े बड़े सिम्पोजियम्स हो रहे हैं। लेकिन स्टोन कार्विंग में फिर भी काम करने वाले जो हैं मेरे ख्याल में 20% भी नहीं रहे हैं पहले से। अभी ये फर्क आ गया है। आज के कंटेम्पररी आर्ट सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या इसकी आउटपुट देख के आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अच्छे अच्छे आकार के साथ, बड़े क्रिएटिव फॉर्म्स के साथ उसको एक्सप्रेस करना एक वो एक अलग स्टाइल है उसका लेकिन कभी कभी आकार को तोड़ने के चक्कर में बड़ा विकार भी हो जाता है। एंड स्पेशली कंसेप्चुअल आर्ट के लेबल के नीचे जो पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, असेंबलाज, इंस्टॉलेशन जो भी हो, कभी कभी तो वो मतलब समझ तो छोड़िए, लेकिन मुझे ठीक भी नहीं लगता उसमें। सो कंटेम्पररी सिनेरियो को जब देखते हैं तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग भी है, बट एट द सेम टाइम काफी कुछ ये भी है। तो मुझे नहीं लगता कि वो नॉलेज की कमी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तो नॉलेज की डिविएशन है वो जी। ऐसा आप क्या सोचते? क्योंकि आप स्कल्पचर फील्ड में, आप वहां उस स्थान में खड़े हैं, एंड आप भारत के काफी सारे उस कंटेम्पररी सिनेरियो में जूनियर्स हो, सीनियर्स हो, आपके समानता जो है उस सबका, तो किस दिशा में जा रही है? आपको कैसा लगता है कि क्या चल रहा है वो? ये वो, अब जहाँ तक स्कल्पचर की बात करूँ मैं आपसे, तो अभी इंस्टॉलेशन को लेकर कितना सारे एक्सपेरिमेंट लोग कर रहे हैं। वीडियो भी है, और दूसरा एक्टिंग के साथ भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग जो है। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें उसका कोई परमानेंसी है क्या, जो है मतलब कुछ टेम्परेरी मटेरियल को लेकर इंस्टॉलेशन करते हैं, आज किया और कल खत्म हो गया, वो उसका कोई परमानेंसी नहीं होगी मुझे लगता है जो है। और लोग कर रहे हैं, ठीक है, परमानेंसी भी ज्यादा, उसमें कभी कभी काम कम, ड्रामा ज्यादा लगता है। ड्रामा ज्यादा हो गया ये तो आप मानता हूँ इस बात उसमें, लेकिन वो भी एक अपने आप में एक अलग विधा तो है। लोग कर रहे हैं उसे, डेफिनेटली लोग कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो है वो। अब उसे एकदम से तो नहीं नकारा जा सकता, कुछ लोग अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन अब यही है कि वो कितने दिन तक उसकी क्या वैल्यू होगी, उसका क्या मतलब जिसे कहें आप कि कितने लोग उसे देख सकेंगे और काफी दिनों के बाद तक देख सकेंगे। जब वही परमानेंसी की बात आती है तो उसे कितने लोग तक देख सकेंगे, जो है कितने लोगों तक पहुंचेगी वो आपकी कला जो है। ये एक लिमिटेशन बहुत है उसमें मुझे लगता है। तो वो, हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, मतलब तो वो कितने लोगों तक पहुंचा सकेंगे आप अपनी कला को, ये एक बात उसमें है। कमिंग बैक टू योर आर्ट वर्क्स, आपकी जो स्कल्पचर्स है उसमें आप वो सर्कुलर फॉर्म्स में जब आप यूजुअली एक कलाकार जब एक थॉट प्रोसेस को लेके काम करता रहता है तो उसी थीम के इर्द गिर्द या उसी एक विजुअल लैंग्वेज हो या उसी के इर्द गिर्द चलता रहता है वो उसमें। लेकिन इसमें एक
समस्या हो या एक इश्यू हो, ये भी आ सकता है कि रिपीटेशन ऑफ फॉर्म्स, रिपीटेशन ऑफ वर्क होने की एक खतरा है उसमें। एंड उस वक्त हर कलाकार को हर कलाकृति में एक 2-4 कदम चलने के बाद एक बार रुक के रिव्यू करना होता है कि कहीं मैं रिपीट तो नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल उसमें हाँ, ये आप रिव्यू कैसा करते हैं आपको क्या आपको कभी लगता है कि ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आप उसमें नयापन कैसा ला रहे हैं? हाउ डू यू रिव्यू दैट? आप कैसा करते हैं उसमें? देखिए, मेरा जो काम करने का तरीका है वो ऐसा है कि मैं एक साथ कम से कम 3 काम या 4 काम एक साथ मेरा चलता रहता है। तो मैं मतलब जब एक साथ चलता है तो मैं एक एक को ऑब्जर्व करता रहता हूँ जो है वो डेफिनेटली। अच्छा, ये उसके बाद भी आपको ये बताऊं मैं कि ये रिपीटेशन डेफिनेटली होता है क्योंकि आपको एक 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 आपने काम किया, उसके बाद दूसरा काम उसके साथ रखा हुआ है, वो ऑलमोस्ट उसके जैसा ही लग रहा है, लेकिन आपको देखिए ऑलमोस्ट एक बार एक काम करने के बाद दूसरा काम जब साथ में करेंगे तो वो बिल्कुल एकदम उसका ट्रू कॉपी तो नहीं होगा, जो बिल्कुल भी नहीं होगा जो। तो उस सिचुएशन में ये है कि मतलब आप 3-4 काम एक साथ कर रहे हैं तो ठीक है, कोई नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक की कॉपी दूसरी हो जाती है तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, लेकिन मैं उसको ऑब्जर्व करते रहने से ये चेंजेस होते रहते हैं उसमें काम में। तो फिर उसमें मिमिक्री का एक खतरा नहीं होता है कि हम खुद हमारे पूरा प्रीवियस काम की मिमिक्री कर रहे हैं, या उसकी ऐसा होता नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होता है, बल्कि मुझे शायद ऐसा लगता है कि वो मैं बेटर करने की कोशिश करता हूँ, या इसमें कोई कमी है तो इसमें शायद दूसरे में से ठीक कर दूं, और मैं साथ साथ चलता रहता हूँ। एकदम हर काम को एकदम एक साथ फिनिश नहीं करता मैं कभी भी, मेरे साथ ये होता है। आर्ट फील्ड का अभी फिलहाल बेसिकली अगर हम ऑब्जर्व करें तो 2007 के बाद 2000 स्पेशली आप ये समझ लीजिए, वो एक दौर था जहाँ पे आर्ट मार्केट बड़ा बूम हो गया। उसके बाद 2007 में जो आर्ट मार्केट क्रैश हुआ, यूजुअली वर्ल्ड का मार्केट, ग्लोबल मार्केट क्रैश हुआ, लेकिन 2007 के बाद एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया उसके बाद। एंड उसके बाद देखा जाए तो एक खतरा या ये एक ट्रेंड ऐसी निकली आर्ट फील्ड में, स्पेशली हमारे इंडियन आर्ट सिनेरियो में, आर्टिस्ट वही प्रोड्यूस करने लग गया जो सेल होता है, जो बिकता है, तो गैलरी की डिमांड है उसमें। तो अभी जो मुझे ऐसा, मैं जब वर्क ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फैक्ट्री प्रोडक्शन की तरह चल रही है, एक क्रिएटिव की वो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे ख्याल से राउंड अबाउट हम देखें तो एक 85 में जो मतलब एक ये जनरेशन है, उससे पहले वाले जनरेशन, मतलब 45 to 65 70 तक की जनरेशन जो थी कलाकारों की, उन्होंने एक नई कल्ट बना के रख दिया उसमें खोज में। लेकिन फिर 70 टू राउंड अबाउट 85-90 तक उसकी चलती रही मार्केट में, ऐसा मतलब थोड़ा। लेकिन उसके बाद जो हुई, ऐसा कोई कलाकार या ऐसा कोई सृष्टि नहीं हुआ जो इसने थोड़ा, है थोड़े बहुत इक्का दुक्का होगा वहां पे मिनिमम, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिन्होंने एक कल्ट बनाया, जिसने एक बस वही चीज को करते हैं कि जो बिकता है वो इसमें। ये एक पर्सनली एज ए क्यूरेटर एंड इसकी जो मैं स्टडी करता हूं तो मैं ऑब्जर्व करता हूं कि काफी रिपीटेटिव फॉर्म्स एंड रिपीटेटिव आर्ट, मतलब वही होता है कि, तो ये देखिए सेल होना, मार्केट ओरिएंटेशन होना, इसे गलत नहीं मानता, क्योंकि कलाकार को पैसा नहीं मिलेगा तो फिर करेगा क्या? नहीं, बिल्कुल। वो तो घर कैसे चलाएगा, जिंदगी का अगला कैनवस कैसा लेके आएगा, वो मुझे चाहिए डेफिनेटली, वो ही हैज टू पे हिज बिल्स। लेकिन इस एस्पेक्ट को देखते हुए कहीं तो हमारी क्रिएटिविटी, थॉट प्रोसेस बहुत कॉम्प्रोमाइज हो गई है, क्योंकि मैं अभी देखता हूं तो काफी वर्क रिपीटेशन होता है, एंड कलाकार लोग उसको तोड़ के, उस ब्रैकेट को तोड़ के एक नए चीज को ये करने के लिए बहुत खतराते हैं, बहुत इट्स लाइक घबराते हैं, बोलते कि नहीं हम तोड़ के कुछ नया करेंगे तो शायद हमारा सेल रुक जाए ऐसा। ये चीज को आप कैसा देखते हैं, एंड हाउ डू यू, आप क्या सोचते हैं, या उसकी सॉल्यूशन कैसा लगता है आपको, क्या लगता है आपको, आई मीन ओवरऑल? देखिए, अब ये अभी कुछ पिछले कुछ सालों में ये जरूर हुआ था
कि बहुत रिपीटेशन लोगों ने किया और नया काम करने की बात सोची नहीं। नया मतलब अपने या अपना जो कुछ कर रहे हैं उसको आपने चेंज करने का जो है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया कि उनको चेंज करने में उन्हें डर लगने लगा, तो वही करते रहे वही करते रहे। अभी भी कुछ देखिए, ये वैसे वैसे एक बात है कि ये अभी भी लोग कर रहे हैं वही जो है, हाँ क्योंकि हाँ, उनको डर लगता है उन्हें कि अगर इसके आगे कुछ करेंगे तो गड़बड़ हो नहीं, क्योंकि जाएगी। मैं ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं एक बहुत बड़े वरिष्ठ मतलब कलाकार हैं, जो नाम नहीं लूंगा, जो हाँ पिछले हाँ, नहीं 30-40 साल से काम लेकर 21 टके, मैंने उनको पूछा, दादा आप 30-40 साल में कभी बदले नहीं, आपकी कलाकृति एक ही, इंसान तो 20-30 साल में कितना बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, कितने अनुभव आएंगे, कितना, लेकिन हिलेगा नहीं, वही सीरीज का काम चलता रहेगा एंड बिकती है वो, उसमें नो डाउट अच्छे खासे बिकती है उसमें। लेकिन हमेशा फिर उस सवाल में आके रुकता हूँ, उसी सवाल पे आके रुकता हूँ कि फिर इसे क्या मैं एक कलाकृति समझू, एक कला साधना समझू, या इसको, या ये एक फैक्ट्री प्रोडक्शन हो गया, चल रही है, तो क्या एक प्रोडक्ट बन गई है, क्या वो पैशन छूट गई है उसमें, क्योंकि कलाकृति रचना में क्रिएटिविटी वो निकल गई है, वो एक प्रोडक्ट बन गई है, फैक्ट्री की तरफ माल निकल रहा है 9 to 5 का, ऐसा। तो हमेशा वो एक सवाल खड़ा रहता है कि ऐसा करूं तो हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू सी दैट? नहीं, ये मेरे साथ तो खैर ऐसा कभी नहीं हुआ। और मैं मुझे जहाँ, क्योंकि मेरा सिर्फ एक एक मेरा इंटरेस्ट ये जरूर रहता है कि मैं नया पत्थर जब भी मिलेगा मैं उसे ट्राई करता हूँ। नया स्टोन मिला है, पुराने मतलब जो कुछ रंगों और मुझे असल में मेरा इंटरेस्ट है कि कलरफुल स्टोन जितने मिलेंगे मैं उतने स्टोन को ट्राई करता हूँ। तो पहले नेचुरली लोगों को एक मतलब पत्थर में काम करना मतलब उनको सफेद संगमरमर चाहिए ही चाहिए। सफेद का एक अजीब सा लोगों को एक फोबिया सा है ये कि वो वही करेंगे और वही सफेद ही लोगों को पसंद आता है। लेकिन मेरे साथ ये रहा है कि मैं हमेशा पत्थर को चेंज करके ही काम करता हूँ। मीडियम, एटलीस्ट मीडियम तो बदल देना है, एक ही फॉर्म को अलग। और मैंने देखा है कि मैं पिछले 3 साल में मैंने अपने मेरे फॉर्म इधर से एकदम एकदम चेंज हो गया सडन जो है। मैं जैसे देखिए अभी पिछले 3-4 महीने से या 6 महीने से मैं सिर्फ सर्कल पे काम कर रहा हूँ, तो सिर्फ सर्कल ही सर्कल चल रहा है। लेकिन ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ कभी कि मैं लगातार चलता रहूं और और कभी बेचने नहीं बेचने का भी डर कभी नहीं ऐसा आया कि ऐसा कुछ हो जाएगा, इस तरह की कोई बात भी नहीं आई सामने। इसलिए ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ फिलहाल। नए जनरेशन की ट्रेंड कैसे देखते हैं आप? नई जनरेशन का लोग अच्छे, कुछ लोग अच्छा, जैसे स्टोन कार्विंग की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग अच्छे काम कर रहे हैं स्टोन में आजकल इंडिया में, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं दोस्तों। मतलब है, चल रहा है लोगों। लेकिन लोग फाइबर ग्लास और ये जो इजी मीडियम की तरफ जो है लोग जाते रहते हैं। स्टोन कार्विंग लोग कम ही कर रहे हैं, ये हमको देखने में आता ही। इतने साल के सफर के बाद आप कहाँ खड़े हैं, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि मैं जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसका, जिस तरह से मुझे लोगों के जो जेन्युइन लोग हैं, जो लोग जिस तरह से कमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। और मैं खुद भी अपने आप को जिसे कहें कि कैलकुलेट करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया अभी तक ठीक ही है, ठीक ही चल रहा है जो है। और आगे बहुत बड़ा बड़ा काम करने का मुझे भी शौक है और मैं चाहता हूँ बड़े बड़े काम करूँ। ऐसे कोई चीज है या मटेरियल है जिसके साथ ऐसा लगे कि यार इस पे नहीं किया, इस पे एक बार करना चाहिए जिंदगी में, हाँ, या ऐसा थीम या मैं कॉन्सेप्ट, ऐसा क्या? ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा ग्रेनाइट का यूज करने का मेरा मन है। और अच्छा, खासतौर से जो कुछ खासतौर से क्योंकि ग्रेनाइट मुझे कम मिलता है अपने इधर नॉर्थ इंडिया में, ग्रेनाइट कम है, ज्यादा नहीं मिलता। साउथ में ज्यादा मिलता है ग्रेनाइट जो है। तो मुझे ग्रेनाइट अगर मिले तो मैं ज्यादा काम करूंगा और कुछ अच्छा और करूंगा, क्योंकि मुझे वो जो ग्रेनाइट का जो एक फीलिंग है पत्थर का, उसका मजा अलग है उसमें काम करने, उसकी पॉलिशिंग है। मुझे असल में मेरे स्कल्पचर को आपने देखा होगा कि सारे पॉलिश ज्यादातर है। मुझे पॉलिशिंग में ज्यादा मजा आता है, फिनिशिंग में मजा आता है, एक्यूरेसी में मजा आता है काम की। स्कल्पचर की जो लाइन है उसको बिल्कुल कंटिन्यूटी बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए मेरे स्कल्पचर की खास ये। तो वो सब चीजें ग्रेनाइट में मुझे लगता है ज्यादा पॉसिबल है। मार्बल में तो है ठीक है, कोई नहीं, लेकिन ग्रेनाइट में ज्यादा है, तो मैं ग्रेनाइट में ज्यादा काम करता हूँ फिलहाल।
और ये तो मटेरियल हो गई, एंड कोई थीम या कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यार अभी तो मैं सर्कल, लेकिन ऐसा एक थीम या फॉर्म है जिसको मैं ये अभी तक नहीं किया लेकिन करना चाहूंगा मैं? देखिए, ये आपने थीम का ही तो सर्कल है, तो इस सर्कल तो एक थोड़ा सा लिमिटेड है और बंद जाता है, लेकिन मैं जब फ्री फॉर्म्स की कोशिश में हूँ अभी कि किसी तरह, मतलब मैं स्टोन में ही, जैसे मैंने आज अभी मैंने पहले भी मैंने होल किए हैं, मैं स्कल्पचर में होल जैसे जो है वो करना, बिल्कुल आर पार जैसे देखना है। कुछ लोगों ने बहुत जैसे कुछ जापानीज स्कल्पचर हैं तो वो बिल्कुल एकदम लकड़ी की तरह पतला करके रख देते हैं, लेकिन मुझे वो उतना नहीं मजा आता। मतलब पत्थर को पत्थर की क्वालिटी की तरह आप उसमें दिखना चाहिए कि आपने पत्थर में किया है कोई काम, लेकिन मैं उसे फ्री किसी तरह से कोशिश ये करना चाहता हूँ कि उसे फ्री फॉर्म की तरह यूज करूँ पत्थर की। स्कल्पचर और पेंटिंग में एक एक चीज मुझे मतलब बहुत इंटरेस्टिंग फर्क मुझे ऐसा दिखा उसमें कि फॉर एग्जांपल पेंटिंग वो कोई फंक्शनल चीज नहीं है, मतलब कोई उपयुक्त चीज नहीं है, वो एक डेकोरेटिव पीस है। फॉर एग्जाम्पल हम कुर्सी टेबल बोलते हैं, ये फंक्शनल चीज है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उपयुक्त होने वाली चीज होती है। वो कलाकृति ऐसी नहीं है, कलाकृति एक जगह ये रहती है, उसकी एक पैशन है, उसको क्या है। लेकिन स्कल्पचर्स में ये एक एडवांटेज है कि कुछ चीजें या कुछ कला आकृतियां इसमें उसको फंक्शनल भी किया जा सकता है, कि ऐसे एक क्रिएटिव आइडिया, एक थीम हो एंड साथ ही साथ उसको एक उपयुक्त वाले करने की चीज भी हो, ऐसा फंक्शनल। तो ये दोनों की जुड़ाव में इसमें बेसिकली क्या हुआ, उसमें क्या हो गया कि मैंने देखा कि उसमें काफी सारे आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट्स निकलने लगे। बेसिकली स्कल्पचर है एंड उसको एक फंक्शनल आइडिया के चक्कर में एक आर्किटेक्चरल, मतलब एक अच्छा सा बिल्डिंग या ऐसा कुछ बना हुआ है, उसको शो पीस के लिए सामने, मतलब काम का भी हो शो का भी हो, ऐसा मतलब वो एक आर्किटेक्चरल फॉर्म बन गया वो। फिर वो कलाकृति रही, फंक्शनल रही या आर्किटेक्चर, समझ में नहीं आता इसमें। तो ये जब तीनों का मिश्रण जब होता है तो उसकी हाउ डू यू सी दैट, आपको कभी महसूस हुआ आपकी कलाकृति में कभी ऐसा? नहीं, ये फंक्शनल तो मेरे स्कल्पचर में कभी मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा भी हो। ये एक अच्छी बात है कि आपका स्कल्पचर जो है वो फंक्शनल हो जाए, तो ये मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात होगी। ये जो है मैं ऐसा चाहता हूं कि ऐसा कभी करूं, ये एक अच्छी बात है। क्योंकि मैं हमारे जो पहले के मतलब बहुत प्राचीन के कलाकृति स्कल्पचर्स या अगर आप देखेंगे आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो देखें, वो काफी सारे वेरी फंक्शनल थे, मतलब वो सीढ़ियां हैं, वो दरवाजे हैं, वो काफी कुछ उनको सब जिस तरह से डिजाइन किया है। हाँ, लेकिन फिर धीरे धीरे आते आते कैसा हो गया, उसको वो फंक्शनल से निकल के उसको एक म्यूजियम पीस, एक आर्टिस्टिक पीस कर दिया। एंड अभी फिर से देखता हूँ कि कंटेम्प्रेरी नाम पे फिर से वो चीज जुड़ने लगी है, लेकिन वो आर्टिस्टिक और फंक्शनल होने की बजाय आर्किटेक्चरल पीस। आर्किटेक्चरल कैसा होता है, बेसिकली इट इज 100% फंक्शनल। उनको खाली स्पेस और फॉर्म्स को ऐसा उनको डिजाइन करना होता है कि वो फंक्शनल रहे, वो घर हो, ऑफिस हो, कुछ भी उनमें। तो ये स्कल्पचर्स की इस आर्किटेक्चर फॉर्म्स में आपने कभी ट्राई किया है या आप कुछ करना चाहेंगे, ऐसा कुछ आइडिया, थीम, समथिंग? नहीं, मैं करना चाहूंगा, मैंने अभी तक नहीं किया है। मैं करना चाहूंगा कि जो फंक्शनल भी हो जाए, ऐसा मैं करना चाहूंगा। कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूँ। दादा मैं तो सिर्फ ड्राइंग और पेंटिंग करता हूँ। मुझे स्कल्पचर के बारे में मेरे अनुभव या मतलब देखा है, पढ़ा है, उसके बारे में उत्सुकता ज्यादा है, लेकिन हाथ से मैंने कभी किया नहीं है, बहुत कम इसमें। तो ऐसे कोई चीज या थीम या कॉन्सेप्ट या ऐसे कोई आइडिया है जो मैं मिस कर रहा हूँ, जो स्कल्पचर के बारे में है एंड आप शेयर करना चाहेंगे, आप बोलना चाहेंगे? ऐसा अभी तो कुछ मेरे दिमाग में नहीं है इस तरह से कुछ। अभी तो मेरे दिमाग में से कुछ नहीं। यंगर जनरेशन को इस स्कल्पटिंग में आकर्षित करने के लिए आपको क्या सलाह होगी? व्हाट वुड बी योर मैसेज कि सेइंग दैट आओ स्टोन स्कल्पचर में देखो एक बार हाथ? उनको मेरा ये कहना है कि उनको अगर
अगर वास्तव में अगर किसी का इंटरेस्ट है स्कल्पचर में, तो ये जितने आर्ट सिम्पोजियम्स इंडिया में होते हैं उनको देखने जरूर जाना चाहिए आर्ट स्टूडेंट को, क्योंकि वहाँ रियली वो स्टोन कार्विंग होते हुए, बड़े बड़े काम होते हुए वो लोग देख सकते हैं। और क्या क्या मशीन्स का यूज आजकल मॉडर्न मशीन्स आ रही हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, वो सब कैसे यूज होती है, कैसे करते हैं लोग और उसके साथ ट्रेडिशनल कार्विंग भी कैसे होती है, क्योंकि कार्वर्स भी वहाँ पर मतलब आजकल अभी भी लोग, इतनी सारी मशीन्स आ गई हैं लेकिन फिर भी काम हाथ से छेनी हथौड़े से ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप सारा का सारा काम आप सब कुछ मशीन से कर लो, सब कुछ मशीन से होता भी है, लेकिन फिर भी कार्विंग जो है वो छेनी हथौड़े का यूज करके ही करनी पड़ती है कई बार। तो वो सब देखें और उनको जाके देखना चाहिए, और डेफिनेटली स्टोन कार्विंग की तरफ वो लोग आकर्षित होंगे और स्कल्पचर करेंगे स्टोन में। हम चाहते हैं कि स्टोन में वो काम करें स्टूडेंट्स आज के, ताकि हमारी ये ट्रेडिशन को आगे बढ़े, क्योंकि ये इंडिया की इतनी सारी रिच ट्रेडिशन है स्टोन कार्विंग की रही है कि, और क्वेरीज में जाके देखना चाहिए कि जिस तरह से कैसे पत्थर निकालते हैं, काटते हैं, करते हैं, उतारते चढ़ाते हैं। और आपको ये सब चीजें आपको सिम्पोजियम में या स्कल्पचर वर्कशॉप जितने भी होते हैं उन सब में आपको ये सब देखने मिलेगा स्टूडेंट्स को, कि वो जाएं और देखें, क्योंकि कैसे स्कल्पचर को खड़ा करना है, लेटाना है, पेडेस्टल पे रखना है, ये सब वहाँ क्रेन का यूज कैसे होता है, मशीन्स कैसे होती है, ये सब देखने मिलेगा उनको। तो जाना चाहिए और देखना चाहिए आर्ट स्टूडेंट्स को आज के, उससे उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा डेफिनेटली। एक आखिरी पॉइंट आपने जो अभी बात की है, इसमें टेक्नोलॉजी की इंटरफियरेंस हो गई। ओके, ये मिक्स मीडिया के नाम पे मैंने काफी पेंटिंग में भी देखा है, उसको कंप्यूटर में डिजिटली पूरा आर्टवर्क एक किया जाता है, कैनवस पे प्रिंट आउट किया जाता है, फिर बाद में उसको कलर विलर करके उसको एग्जिबिट किया जाता है। ओके, नाउ दैट इज फेक, दैट इज वो कलाकृति नहीं है, वो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, वो चीज है वो। ओके, नाउ स्कल्पटिंग में भी मैं काफी सारे मैं ये देखता हूँ कि ऑफ कोर्स देयर आर कंपनीज जो बनाते हैं, उसमें उनकी पूरी मशीन है, मतलब वो कंप्यूटर पे डिजाइन होती है, वुड कटिंग मशीन होती है, या उसमें मशीन फीड होता है, मशीन पूरा कट करता है, उसकी जो पैनल्स हो, दरवाजे हो, वो कुछ हो, वो अपने आप निकल के बाहर निकलता है। उसमें एग्जीबिशंस में एज एन आर्टिस्ट जब वो करने लगे उसमें, तो मुझे ऑब्जेक्शन है उसमें, मुझे वो क्वेश्चन मार्क आता है, मुझे मशीन की नहीं। आप कंप्यूटर लैपटॉप में बैठ के पूरा डिजाइन करें, क्योंकि वहां पे ड्राइंग कुछ नहीं होता है, वहां पे अलग अलग फॉर्म्स को जोड़ना होता है जो कंप्यूटर करती है। आपको सिर्फ वो सॉफ्टवेयर या ऐप की उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आप फीड इन करें, वो कंप्यूटर वो मशीन पूरा उसको करें। तो मुझे उसमें आपत्ति इसलिए है क्योंकि मुझे वो कलाकृति नहीं लगती है, वो कला के ब्रैकेट में नहीं आएगी मुझे ऐसा। मिक्स मीडिया के नाम पे ये नहीं चलेगा ऐसा, दिस इज नॉट समथिंग। हाउ डू यू सी दिस? आप कैसा, आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप क्या सोचते हैं? देखिए अभी तो देखिए अब मॉडर्न टेक्निक्स में तो बहुत से वो 3D प्रिंटिंग और ये क्या क्या, तो भी बहुत सारे इस तरह की टेक्निक्स डेवलप हो गई हैं। लेकिन आपको अगर रियल स्कल्पचर ही करना है और सचमुच में करना है, तो आपको तो बकायदा कार्विंग सीखनी पड़ेगी उसके लिए। और वो सब आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो कितना सच है कितना झूठ है ये इस पे अपने को नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर सचमुच में स्कल्पचर करना है तो आपको उसके लिए कार्विंग सीखनी पड़ेगी। आजकल जो और जल्दी करने के लिए आजकल ग्राइंडर्स हैं, तो ग्राइंडर्स की ग्राइंडर चलाना सीखना पड़ेगा, ड्रिलिंग है तो सीखना पड़ेगी। ये सब काम आपको सीखना ही पड़ते हैं। ये सब उस शॉर्टकट से काम नहीं चलता है कि आपने कंप्यूटर पे बना लिया। और स्कल्पचर तो स्टोन कार्विंग तो कंप्यूटर पे नहीं हो सकती, बट मुश्किल, तो वो आपको हाथ से करना पड़ता है और बहुत स्किल का काम है ये आसान नहीं जो है। आप जब किसी वर्कशॉप में स्टोन कार्विंग वर्कशॉप में देखेंगे, डाल देते हैं जो धूल के स्टोन कार्विंग के समय मशीन ग्राइंडर्स के चलने के धूल के बादल उड़ते हुए देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि स्कल्पचर कैसे बनाया जाता है। तो ये सब इसीलिए मैं कह रहा था ये सब देखना चाहिए।
ये वो बात सही है, क्योंकि मैं कुछ लोगों की काम जब उनकी प्रोसेस देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो एक्चुअली पूरा इतना ऐसा पूरा सर पे पूरा बांध के नाक पे ग्लासेस सब डाल, क्योंकि वो धूल उड़ता है उसमें, एंड इतना इसमें वो काम करते रहते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। एंड सही बोलता हूँ, हमारे देश के अभी की मतलब देयर आर सम आर्टिस्ट, सम नहीं काफी आर्टिस्ट ऐसे है, उनकी कन्विक्शन हो, उनकी जो उनकी थीम, उनकी कॉन्सेप्ट पे जो भक्ति से काम करते हैं ना, वो देखने के लिए इतना मजा आता है उसमें। एंड रियली वेरी वेरी, तो हमारी क्या बोलते हैं उसमें, हमारी देश की जो आर्ट सिनारियो है, ऐसा देखता हूँ इसमें, मुझे डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि कुछ सालों में इट विल बी लाइक वन ऑफ द लीडिंग, वन ऑफ द बेस्ट। अभी भी है हम लोग काफी इसमें वर्ल्ड में, बट फॉर सम अलग कारणों की वजह से हम उतना लेवल पे नहीं पहुंचे हैं वर्ल्ड के मैप में। इट इज ऐसा नहीं है कि कलाकार की कौशल या उसकी नॉलेज या उसकी ताकत कमी है, ऐसा नहीं है। देर आर अदर मे बी सम वर्ल्ड पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल रीजन जिसकी वजह से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल भारत की कलाकृति ऐसा, अगर आप मैंने एक डिस्कशन पे जहाँ पे मैं भाग लेने गया था, वहां पे बोला कि यूरोपियन कलाकार हमसे कम 1000 साल आगे हैं, या मैं बोला नहीं, आई डोंट बिलीव दैट, ऐसे बात नहीं है। हाँ, हमारे दिग्गजों के नाम आए नहीं है अभी तक वहां पे, वरना उससे भी बड़े बड़े दिग्गज हमारे देश की कलाकृतियों कलाकारों में ऐसे काफी सारे काम हैं जो उसमें, बट देयर आर अदर रीजंस आए नहीं है। मुझे विश्वास है कि शायद चंद सालों में आ जाएगा वो भी उसमें। बिल्कुल। एंड एक बहुत अच्छा उम्मीद और बहुत अच्छा ताकत देखता हूं मैं भारतीय हमारे कला सिनेरियो ओवरऑल। लाइक अगर आप ड्राइंग देखे, पेंटिंग, स्कल्पचर, आप कुछ भी देखे, आप इंस्टॉलेशन देखे, असम्बल, मतलब एक नए नए चीज, एक कीपिंग द ट्रेडिशनल रूट्स, एंड हमारी पूरी जो ज्ञान का भंडार है उसमें, उसको लेते, उसको रखते हुए बहुत इसमें। सो दिस वाज समथिंग, थैंक यू वेरी मच दादा, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे उसमें। एंड डेफिनेटली हम मिलेंगे आपसे, एंड और भी अलग अलग पहलुओं पर डिस्कशन के लिए फिर से मैं आपको इनवाइट करूंगा, एंड हम बात करेंगे। Yeah, so thank you friends, this was Anil Kumar ji from Bhopal, eminent sculptor, and do like, share, comment and subscribe to our channel. Let us know what you think about this interview, about this discussion, and thank you very much Dada, thank you very much for being here. Thank you so much, thank you so much Vasant Rao ji for this आपने जो मौका दिया मुझे इसके लिए, थैंक यू सो मच।